अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रही। तुम अपना सामान उठाओ और यहां से चली जाओ। बरसों बाद मेरी जिंदगी में खुशियों का यह दिन आया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मनहूस परछाई मेरी खुशियों भरी जिंदगी पर। भगवान के लिए मुझे इस घर से न निकालें। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता को गुजरे बरसों हो गए हैं। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे यहीं रहने दें। भगवान के लिए मुझे यहीं रहने दें। हरगिज नहीं। तुम अब यहां नहीं रुक सकती और मेरी बेटियां मेरे पास ही रहेंगी। तुम जहां मर्जी जाओ। बस भगवान के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो। बस बहुत हो गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटियां मेरे बिना कैसे रहेंगी? और मैं भी इनके बिना मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करें। बस मेरा वक्त और जाया मत करो, वरना धक्के देकर यहां से निकाल दूंगा। सीता जितनी भी फरियाद कर लेती, पर उसे यहाँ से अपनी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर जाना ही पड़ा। न जाने राम और सीता की जोड़ी को किसकी बुरी नजर लग गई। प्रिया और प्रीति रोती रह गईं, पर राम को अपनी बेटियों पर जरा भी रहम नहीं आया। राम न जाने कब इस धोखेबाज औरत के जाल में फंस गया, उसे पता ही नहीं चला। राम ने सीता को घर से निकालकर अपना घर और बेटियां मधु के हवाले कर दीं। मधु एक बहुत चालाक औरत थी। उसने राम से शादी सिर्फ और सिर्फ उसका घर और दौलत हासिल करने के लिए की थी। पर उस वक्त राम की आंखों पर मधु की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, इसीलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रीति और प्रिया अब भी बहुत छोटी थीं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी। प्रिया रो मत। माँ ने कहा था ना कि वो जल्द हमारे पास आ जाएगी। तुम मत रो। हम पिताजी से कहेंगे कि वो हमारी माँ को वापस ले आए। प्रीति बड़ी थी। वह अपनी छोटी बहन प्रिया को दिलासा देने लगी। दूसरी तरफ सीता एक जगह अकेली बैठी रो रही थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उससे रोने की वजह पूछी। तब सीता ने उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी। यह सब सुनकर बूढ़ी औरत उसे कहने लगी, बेटी, ऐसे रो मत। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम बहुत भले घर की लगती हो। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। मेरे बच्चे शहर में रहते हैं। तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो। सीता के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली जाती है। मधुराम के सामने बहुत अच्छी सौतेली माँ बनने का नाटक करने लगती है, ताकि राम को हर तरह से यकीन आ जाए कि वह प्रीति और प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। राम, प्रीति और प्रिया कितनी प्यारी बेटियां हैं, पर इन्हें उदास देखकर मेरा दिल परेशान हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि साथ वाले गांव में जो मेला लगा हुआ है, इन्हें वहां ले जाऊं ताकि इनका कुछ दिल बहल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मधु। मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखना। इन्हें जो चाहिए वही लेकर देना। मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर इन्हें इनकी माँ की याद नहीं सतानी चाहिए। जी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इनका पूरा ख्याल रखूं। सारा दिन बस इनकी ही फिक्र लगी रहती है मुझे। मैं तो खाना भी इनकी पसंद का ही बनाती हूँ कि बस इन्हें कोई कमी न महसूस हो। मधु बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि किस तरह राम को बातों में लाना है और अपने मकसद में कामयाब होना है। सीता अपनी बेटियों को याद करके रोने लग जाती थी। आखिर एक माँ अपनी औलाद से कैसे दूर रह सकती है। मौसी उसे बहुत दिलासे देती है। बेटी, तुम ऐसे ना रोया करो। मुझे बहुत दिल दुखता है तुम्हें यूं देखकर। बेटी, भगवान है ना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
तुम बस उनसे प्रार्थना करो। ये जरूर तुम पर और तुम्हारे सब्र पर आजमाइश का वक्त है। भला भगवान क्यों तुम्हें अपनी औलाद से दूर करेंगे? तुम देखना, राम को जरूर अपने गुनाहों का एहसास होगा और सब ठीक हो जाएगा। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। गंगा मौसी एक नेकदिल औरत थी। उसने न सिर्फ सीता को अपने घर में जगह दी, बल्कि उसे बहुत हौसला भी देती रही। प्रीति और प्रिया का भी यही हाल था। वे भी अपनी माँ को बहुत याद करती थीं। आखिरकार वे अपने पिता से कहने लगीं, पिताजी, हमें माँ की बहुत याद आती है। आप हमारी माँ को लौटा लाए। वो भी हमें बहुत याद करती होंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी माँ चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, अब से यही तुम्हारी माँ है। देखो, यह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है ना। अब इसी को अपनी माँ समझो। वैसे भी तुम्हारी माँ बहुत दूर चली गई है। प्रीति और प्रिया, देखो कल मैं तुम्हारी पसंद के पराठे बनाऊंगी और तुम्हें बाजार भी ले जाऊंगी। तुम अपनी पसंद के नए कपड़े लेना और खिलौने भी लेना। बेटियों, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम उस माँ को अब भूल जाओ। मधु को प्रीति और प्रिया से काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब तक वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, उसे सारा घर संभालना ही पड़ेगा। राम का एतबार जीतने के लिए वह बहुत दिखावा करने लगी, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। एक दफा ये घर और सारी दौलत मेरे नाम हो जाए, फिर कौन इन लड़कियों को संभालेगा? सारा दिन दिखावा करके मैं तो थक ही जाती हूँ। बस एक बार सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लूं, फिर जरा देखना। मधु के इरादे तो बहुत खतरनाक थे। वह बस अपना मकसद हासिल करने ही आई थी। एक दिन अचानक राम को कारोबार के लिए कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। वह अपना घर और बेटियां मधु के हवाले कर जाता है। मधु राम की गैरहाजिरी में प्रिया और प्रीति से बुरा सलूक करने लगती है। छोटी माँ, हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जब देखो तुम दोनों को भूख ही लगी रहती है। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन तुम्हें खाना ही परोसती फिरूं। आज कोई खाना नहीं पकाया मैंने। इतनी भूख है तो खुद ही पका लो और जाओ यहाँ से। मुझे आराम करने दो। प्रीति और प्रिया अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती हैं। प्रीति प्रिया से कहने लगती है, प्रिया, तू रो मत। मैं खुद तेरे लिए कुछ पका कर लाती हूँ। तू थोड़ा सब्र कर। प्रीति अभी बहुत छोटी थी। वह बस बहन की मोहब्बत में ही खाना बना रही थी कि उसका हाथ जल गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर मधु आई और कहने लगी, तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अभी मुश्किल से मेरी आंख लगी ही थी कि तुम्हारे शोर ने जगा दिया। समझ नहीं आती कि तुम दोनों का क्या करूं। अगर आज भूखी ही रह लेती तो मर जाती क्या? प्रीति बहुत ज्यादा रोती है। प्रिया उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, प्रीति, छोटी माँ बहुत बुरी है। हमारी माँ ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। वह तो हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी। पता नहीं पिताजी ने हमारी माँ को घर से क्यों निकाल दिया। आज दोनों लड़कियां रो रो कर भूखी ही सो जाती हैं। सीता भी आज बहुत बेचैन थी। वह गंगा मौसी से कहने लगी, मौसी, मुझे प्रीति और प्रिया की बहुत चिंता सता रही है। मेरा दिल आज बहुत परेशान है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह अपनी बेटियों से मिलने ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस
उन्हें एक बार देखकर वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह मधु मौका पाकर घर के सारे गहने चुपके से अपने भाई को दे देती है। प्रीति उसे गहने देते हुए देख लेती है। जब मधु को पता चलता है कि प्रीति ने उसे देख लिया है, तो वह प्रीति से कहती है, तुम्हारा ध्यान आजकल दूसरी बातों में बहुत भटकता रहता है। तुमसे सारे घर का काम करवाऊंगी, तब तुम्हारा ध्यान ठीक होगा। जाओ, अब जाकर सारे घर की सफाई करो और हाथ जल्दी चलाना। प्रीति घर की सफाई कर रही थी। इतने में सीता वहां आ जाती है। वह अपनी बेटियों को इस हाल में देखकर कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, ये क्या? तुम घर की सफाई क्यों कर रही हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वह तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? तुम दोनों इतनी कमजोर क्यों लग रही हो मेरी बेटियों? क्या बात है, मुझे बताओ। प्रीति और प्रिया अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वे सारी बातें अपनी माँ को बता देती हैं। इतने में मधु भी वहां आ जाती है और कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मेरे घर मत आना, समझी? मैं यहाँ अपनी बेटियों से मिलने आई हूँ। मुझे मेरी बेटियों ने तुम्हारी सारी हकीकत बता दी है। आने दो राम को, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। मैं अपनी बेटियों को यहाँ से ले जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम राम को क्या बताओगी? वह तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। वह तुम पर नहीं, मुझ पर यकीन करेगा। वह मुझसे मोहब्बत करता है। वह सिर्फ मुझे चाहता है। तुम्हारी अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम्हें तो भगवान का भी डर नहीं है, जो तुमने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया और मेरी बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया। उस दिन से डरो जब भगवान की पकड़ तुम्हें आ पकड़ेगी। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं सिर्फ सब्र ही करूंगी। सीता अपनी बेटियों को लेकर चली जाती है। घर जाकर वह उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। आज वह और उसकी बेटियां बहुत खुश थीं। आज सीता की ममता को जो करार आया था, उधर मधु की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। वह काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। शुक्र है भगवान का, प्रीति और प्रिया से जान बच गई। दफा हुई मनहूस मरियम। सारे गहने और काफी पैसे तो मेरे हाथ लग गए हैं, पर घर के कागजात पता नहीं राम ने कहाँ रखे हैं। अब बस राम ये घर मेरे नाम कर दे और जिंदगी में क्या चाहिए। फिर राम को भी इस घर से चलता करूंगी और बस मैं यहाँ आराम से रहूंगी। बस अब जल्दी कुछ करना होगा। मौसी, मैं अब और आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। प्रीति और प्रिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और वैसे भी घर के बहुत खर्चे हैं। मैंने साथ वाले गांव के स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली है। मैं कल से वहां जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद राम घर आ जाता है। वह अपनी बेटियों के बारे में मधु से पूछता है तो वह रोने लगती है और राम से कहती है, राम, आपके जाने के बाद मैं तो प्रीति प्रिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। पर एक दिन सीता आई और मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी। वह तो देख ही नहीं कि सारे कीमती गहने भी ले गई और साथ में प्रीति और प्रिया को भी जबरदस्ती ले गई। वह मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी। मैं कितनी रोकती रही, पर वह जबरदस्ती ले गई और बोली कि अगर मेरी बेटियां मुझे नहीं दी गईं, तो मैं पुलिस को ले आऊंगी। फिर आप बताइए, मैं क्या करती? ये क्या कह रही हो मधु? मैं अपनी बेटियां और घर सब तुम्हारे हवाले करके गया था। वो मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटियां कैसे ले जा सकती है? और तुमने कुछ भी नहीं किया। राम, मैं क्या करती, आप ही बताइए। सीता ने आपके घर पर न होने का फायदा उठाया और जबरदस्ती उन्हें ले गई। वह तो और भी बहुत कुछ ले जा रही थी,
मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। बस जो जो उसके हाथ आया वह ले गई। अच्छा, कुछ पता है कि वह कहाँ रहती है? मैं अभी जाकर अपनी बेटियों को लेकर आता हूँ। मुझे थोड़ी बताइए। वह वैसे भी मुझे लगता है कि इस गांव में नहीं रहती। वह कहीं दूसरे गांव में रहती होगी ताकि आप उसे न ढूंढ पाएं। मधु राम को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर राम अपनी बेटियों को तलाश करने निकल जाता है। वह सारे गांव में कई लोगों से उनके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं होता। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसकी मुलाकात गंगा मौसी से हो जाती है। गंगा मौसी उसे सीता और उसकी बेटियों से मिला देती हैं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटियां मेरे घर से ले जाने की? उन्हें उनके घर से लाकर यहाँ झोपड़ी में रखा हुआ है। मेरी बेटियां यहाँ कभी नहीं रहेंगी। मैं इन्हें लेने आया हूँ। काश आपकी आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाती तो आज आप यहाँ ऐसे गुस्से में ना आते। आपको उस घर में मेरी बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा था उसका जरा भी एहसास है? आपकी गैर मौजूदगी में मधु ने इन पर कितने जुल्म किए, आपको एहसास है जरा भी? ये क्या कह रही हो? कैसा सलूक और कैसा जुल्म? मधु इनका बहुत ख्याल रखती है। वह इनसे बहुत प्यार करती है। तुम खुद को बचाने के लिए उस बेचारी पर इल्जाम मत लगाओ। जो तुमने मेरे घर से गहने और रुपये लिए हैं वो तुम रख लो। बस मैं अपनी बेटियां लेने आया हूं। मुझसे फिजूल बातें मत करो। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपके घर से गहने और पैसे लूं? मेरी दुनिया तो मेरी बेटियां हैं। अगर वे वहां खुश होती तो मैं कभी भी उन्हें वहां से यहाँ न लाती। न जाने मधु ने आपको क्या सिखाकर भेजा है कि आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा। दोनों पति पत्नी में बहुत देर तक बहस होती है, पर राम को सीता की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। गंगा मौसी राम को बहुत समझाती हैं। फिर प्रीति और प्रिया अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती हैं। अपनी बेटियों की बातें सुनकर राम बहुत परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जल्दी जल्दी घर जाता है, पर तब तक मधु घर से कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो चुकी होती है। वह जानती थी कि अब उसकी सच्चाई छुपाने वाला कोई नहीं रहा। राम मधु को उसके घर भी तलाश करने जाता है, लेकिन वह वहां भी नहीं मिलती। तब उसका पड़ोसी राम से कहता है, भाई, वो और उसका भाई थोड़ी देर पहले ही यहाँ से काफी सामान लेकर गए हैं। उनका तो रोज का काम है लोगों को चूना लगाकर लूट लेना। भगवान ही जाने अब किस बेचारे को बर्बाद किया है। यह सुनकर तो राम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह अपने घर अकेला बैठकर भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। उसने जो जुल्म सीता पर किया था उसका बदला उसे मिल गया था। वह बहुत ज्यादा रोता है। हे भगवान, जो दुख मैंने सीता को दिए हैं उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। मैंने अपनी पत्नी का बहुत दिल दुखाया, उस पर सौतान लाया, उसे उसकी बेटियों से दूर रखा और उसे बहुत दुख दिए हैं। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह वह सीता से अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। सीता प्रीति और प्रिया की खातिर राम को माफ कर देती है और उसके साथ अपने घर वापस आ जाती है। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।